देखो अभी तक हम बता दिए थे साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन के द्वारा। वाइब्रेशन क्या चीज है? डिस्टर्बेंस है। ये मतलब डिस्टर्ब कर देना, हवा को डिस्टर्ब कर दो, कोई पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दो, कोई मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर दो। डिस्टर्ब कर दो तो अपनी जगह से वो हट जाएगा, और अपनी जगह से जैसे ही हटेगा है ना, तो एक प्रकार का वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाएगा। और उस वाइब्रेशन के द्वारा क्या उत्पन्न होगा? आवाज नहीं, उस वाइब्रेशन के द्वारा एक साउंड उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? साउंड। तो साउंड एक प्रकार का वेव है। साउंड एक प्रकार का क्या है? साउंड एक प्रकार का फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है ना। तो तुमको लगेगा कि क्या है साउंड? जो प्रोपेगेट करता है ना, साउंड एक जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है ना, एक जगह दूसरा जगह जाता है। ठीक है, वेव तुमको बताए थे। वेव एक ऐसा वेव जो है एक प्रकार का ऐसा एनर्जी है जिसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर हो जाता है एक जगह दूसरा जगह, लेकिन मास का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। मैं पिछले क्लास में बताया था वेव दो प्रकार के होते हैं। वेव कितने प्रकार के होते हैं? दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। आगे क्लास में जब पढ़ोगे, इन्हें धीरे धीरे पढ़ोगे ना आगे, तो और भी टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ोगे। लेकिन अभी सिर्फ दो ही तरह के वेव के बारे में जानो। कौन कौन वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। ये लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसा वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए, मैंने एक जगह दूसरा जगह जाने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता। अगर माध्यम न भी है तो वो एक जगह दूसरा जगह ट्रेवल कर जाएगा। वैसे वेव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। समझ गया? अब उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, और भी बहुत सारे होगा, इतना याद नहीं है। मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? वैसे वेव इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, जो उसको कहते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव और ट्रांसवर्स। याद है वो दिक्कत? अब जो जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें साउंड जो है, साउंड एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडिनल वेव। साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को डिफिनेशन लिखाए थे, देखो दिखा दिए थे। ये जो वेव जो है, एनर्जी जो ट्रैवल करेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ होगा जो एनर्जी ट्रांसफर करेगा। मैं क्या बोला? वेव एक ऐसा एनर्जी जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है ना? एनर्जी ट्रांसफर एक जगह दूसरा जगह जाएगा, तो कोई भी मीन पोजीशन से इसके जो वेव एनर्जी का जो पार्टिकल्स होंगे ना, जो आगे ट्रैवल करेंगे, है ना, जो भी है, इमेजिनरी होगा या विजुअल होगा, जो किसी मीन पोजीशन से वेव पार्टिकल्स आगे आगे पीछे जाते हैं, आगे पीछे आगे पीछे जा जाके ऐसे करके ट्रैवल करते हैं। तो वैसा वेव जिससे वेव पार्टिकल्स किसी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन के अराउंड मूव करता है, उसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। समझ में आ गया? अब प्रोपगेशन ऑफ साउंड, है ना, साउंड कैसे प्रोपगेट करता है? कहता है, देखो अगर कोई बॉडी वाइब्रेट्स करता है, कंपन, जैसे एक तबला का ले लो, ढोलक ले लो, उसके मेम्ब्रेन पे हम हाथ से मार दिए, आवाज बंद हो गया। टर्निंग फॉर्क, है ना, टर्निंग फॉर्क एक रहता है, ऐसा टर्निंग फॉर्क, इसको पे एक सिरा पे कुछ डंडा से मार दो, है ना, ये जो हिलेगा ना तो वो दिखेगा, तो ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। मेम्ब्रेन, तबला के ढोलक का जो तबला का मेम्ब्रेन मार दो, उसका वाइब्रेशन दिखेगा। तो अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है वाइब्रेट करता है, द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जब वाइब्रेट करता है, तो जिस मीडियम में ट्रेवल करता है, मीडियम को, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम को आवश्यकता पड़ती है, तो मीडियम का पार्टिकल्स क्या करते हैं? मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड द वाइब्रेटिंग बॉडी आर सेट इनटू वाइब्रेशंस। These particles of medium are very close to vibrating body, pushed away the body. These particles of the medium strike against the neighboring particles of the body, and these particles of medium in the number of particles of the medium region where the displaced particles strike against the neighboring particles of the large, this is known as compression. तो ये क्या करता है? मैं तो बहुत ही बताया था, जैसे इसमें मारे वाइब्रेशन ऊपर हो गया, तब वाइब्रेशन जैसे ऊपर हो गया ना, इसके बगल में जो पार्टिकल्स है मीडियम का, जिसमें ट्रेवल कर रहा है, एयर में कर रहा है, वाटर में कर रहा है, और या तो सॉइल में कर रहा है, तो इस पार्टिकल में कि मीडियम को क्या करते हैं? पुश करते हैं। क्या करते हैं?
पुश करने से पार्टिकल हो जाकर क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। तो बाकी अगला वाले पार्टिकल तो अपनी जगह पे होंगे ना। तो यहाँ पे पुश करने से मीडियम नजदीक आ गया, ये हो गया तुम्हारा कंप्रेशन। क्या हो गया, कंप्रेशन। और जहाँ पार्टिकल दूर दूर है वहाँ क्या हो गया, रेयरफैक्शन। फिर ये पार्टिकल इसको पुश करेगा ना, तो आगे जाके फिर कंप्रेशन बनाएगा, ये रेयरफैक्शन होगा। तो एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में जो मीडियम जो साउंड का जो पार्टिकल वेव है वो क्या करते हैं, प्रोपागेट करते हैं, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। तो लिखो तो हेडिंग में प्रोपागेशन ऑफ साउंड। देखो when the longitudinal waves passes through the medium, when the longitudinal wave passes through the medium समझ ना, जिस मीडियम में जा रहा है वो मीडियम तीन को होगा, ये सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैसियस मीडियम। तो बताया जाए सबसे कम साउंड का स्पीड किसमें होता है, गैसियस मीडियम, मतलब एयर या वैक्यूम में। एयर में स्पीड कितना होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। एयर में ब्रीथिंग के अनुसार ये जो स्पीड है घट बढ़ सकता है ना। उसके बाद लिक्विड में ये आवाज नहीं करेगा, 1400 से 1500 मीटर पर सेकेंड। और सबसे ज्यादा स्पीड होता है सॉलिड में, है ना, 5000 मीटर पर सेकंड के आसपास स्पीड होता है फिर सॉलिड में। तो जिस भी मीडियम में ट्रैवल करता है, देखो the when the longitudinal wave passes through the medium divided into two regions, जिस मीडियम ट्रैवल करता है उसमें दो रीजन बन जाते हैं। पहला लिखो कंप्रेशन, दूसरा रेयरफैक्शन। Then the medium divides. हाँ, मीडियम डिवाइडेड टू टू रीजन्स, पहला कंप्रेशन, दूसरा रेयरफैक्शन। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन लिख रहे हो, कंप्रेशन the part or region of a medium, the part or region of a medium where the density of the medium is maximum, where the density of the medium is maximum, density of the medium is maximum, the part of the medium where density of the medium is maximum, or या तो density of medium is maximum or the particles of medium are very close to each other। मतलब जहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो इधर क्लोज होते हैं ना, पार्टिकल पुश करता है तो नजदीक आ जाते हैं। तो पार्टिकल जिस मीडियम में ट्रेवल करता है उसके पार्टिकल्स नजदीक, मैंने पार्टिकल मतलब क्या हो गया, एटम मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स में क्या, इस सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या है, एटम मॉलिक्यूल्स, उसके नजदीक हो जाते हैं, है ना। और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, is called compression, it's called compression, it is denoted by C। जो लिखो रेयरफैक्शन लिख दो, रेयरफैक्शन इसी का उल्टा लिख देना जी, जस्ट अपोजिट। देखो पार्ट और रीजन ऑफ ए मीडियम, द पार्ट और रीजन ऑफ ए मीडियम कॉमा वेयर डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज मिनिमम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज मिनिमम, और particles of the medium are far apart from each other, particles of the medium are far apart from each other, is called rarefaction।
is called rarefaction. It is divided by R. तो भाई R एक क्वेश्चन मार्क लिखो. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपागेट इन, तीनों में करते हैं बेटा. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपागेट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. नीचे अगला पॉइंट देख लिखो. The propagation of sound waves in the form of compression and rarefaction. In the form of compression and rarefaction. Compression का ब्रैकेट लिखा हाई प्रेशर और rarefaction लिखना लो प्रेशर. एक फोटो ड्रॉ कर देना. ये देखो लाइन को एज्यूम करेंगे, ध्यान से देखना है ना. लाइन को एज्यूम करेंगे नो डिस्टर्बेंस, मतलब कोई आवाज उत्पन्न नहीं हो रही है, नो डिस्टर्बेंस. ठीक है, इसको एक लाइन ड्रॉ किए. इस तरीके से डिस्टर्ब होगा क्या, तो इधर डिस्टर्ब होगा तो वेव पार्टिकल्स कुछ इस तरीका से डिस्टर्बेंस को दिखाया जाता है ना, वेव के फॉर्म में ऐसा. ठीक है, मान लिया इस तरीका से वेव के फॉर्म को दिखाया जाता है. ये छोटा है बड़ा है, तुम लोग पाना तो ऐसा एक जैसा पाना. हम एक जैसा कर सकते हैं. थोड़ा हो रहा है कोई, एक जैसा होना चाहिए. ठीक है, अब ध्यान से देखना. ये जीरो डिस्टर्बेंस लाइन है, जीरो डिस्टर्बेंस. तो ये जो एक प्रकार का वेव का जो इस तरीका का जो फॉर्म बना है ना, अब ध्यान से देखना. इसको सामने अगर हम ये कहेंगे जैसे एक टर्निंग फॉर्क है, ऐसा शेप का. अगर इसको डंडा से मारे तो कुछ इस तरीका से इधर इधर हो जाएगा ना, वाइब्रेट करेगा. और इसमें मारेगा तो ये वाइब्रेट करेगा ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, ये जो पोर्शन है यहाँ से ये कंप्रेशन हो गया. ये ऊपरे वाला जो सर्किल बन रहा है, यहाँ पे डेंसिटी पार्टिकल नजदीक हो गया. क्या हो गया, ठीक है, ऊपर वाला. और ये जो पोर्शन है यानी यहाँ तक, ये हो गया तुम्हारा कंप्रेशन. क्या हो गया, अब यहाँ से ये दूर हो जाएगा. ये हो गया तुम्हारा रेयरफैक्शन. फिर ये क्या हो जाएगा, नजदीक कंप्रेशन. इस तरीका से प्रोपागेट करता है. समझ में आया. ये मीडियम को पार्टिकल को पुश करते हैं. जहाँ पे नजदीक डेंसिटी ऑफ मीडियम ज़्यादा होगा तो कंप्रेशन कहेंगे, जहाँ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल कम होगा रेयरफैक्शन. अब इस तरीका से आगे की ओर प्रोपागेट करता है. साउंड पार्टिकल्स मीडियम में मूव करता है. अब बिना मीडियम में ट्रैवल ही नहीं करेगा, बिना मीडियम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगा. अब देखो आगे, ये हाई है ना, प्रेशर और डेंसिटी है. ये प्रेशर और डेंसिटी का चार्ट है. तो ऊपरे वाला हाई प्रेशर को कहेंगे कंप्रेशन है ना, और नीचे वाला क्या है, ये लो प्रेशर है ना. लो प्रेशर को डिनोट करेंगे तब रेयरफैक्शन से. तो ये तुम्हारा सी है, ये आर है, सी ये आर. ठीक है, तो इस तरीका से ध्यान दे. अब इधर देखो, पहले समझो तो समझना बहुत जरूरी है. तो इस तरीका से जो वेव का फॉर्मेशन होगा है ना, तो ये जो ऊपर वाला के एक सर्किल जैसा बन रहा है, एक रॉड जैसा बन रहा है, इसको कहेंगे क्रेस्ट. आगे जाके पढ़ाएंगे क्वालिटी ऑफ साउंड में, या है ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में. तो पहला जो चीज आएगा ये ऊपर क्या हो गया, क्रेस्ट. समझ ना, पूरा समझ आते हैं. देखो नहीं, ये जो वेव का जो कंप्रेशन वाला जो पार्ट है, इसको इस तरीका से दिखाएंगे, इसको हाई प्रेशर दिखाएंगे. प्रेशर डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. समझ में आया.
तो ये हो गया तुम्हारा, क्या इसको क्या कहेंगे, क्रेस्ट। हिंदी में तो शीर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं शायद गर्द। नीचे को क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश से ये जो बना है इसको ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास 8 में पढ़ाया होंगे ट्रफ। कोई दिक्कत? अब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिल जाएगा तो एक सर्किल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको कहेंगे एक साइकिल। क्या कहेंगे, एक साइकिल। एक साइकिल। एक साइकिल बनने का क्या मतलब होता है, एक कंप्रेशन एयर एक रेयर फ्रैक्शन मिलके एक साइकिल बनाएगा। उस तरह एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलके वन साइकिल बनाएगा। तो वन साइकिल बराबर क्या होगा, वन क्रेस्ट प्लस वन एंड वन ट्रफ। समझ में आ गया? और इसे कहते हैं, ध्यान से देखना, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, और इसलिए एक हर्ज बराबर, इसको हर्ज में नापते हैं फ्रीक्वेंसी को। एक हर्ज बराबर क्या हो गया, वन क्रेस्ट एंड, अच्छा पहले ये एक साइकिल क्या हो गया बेटा, एक क्रेस्ट और क्रेस्ट। समझ में आ गया ना? ये वेव का फॉर्म इस तरीके से देखेंगे, हाई प्रेशर डेंसिटी को क्रेस्ट कहेंगे, लो प्रेशर डेंसिटी को ट्रफ कहेंगे। और ये लगातार कंप्रेसर फ्रैक्शन के फॉर्म में साउंड वेव का ट्रेवल प्रोपागेट करते रहेगा। समझ में आ गया? तब देखो ये यहाँ से यहाँ से तो एक ऊपर और एक नीचे, एक साइकिल हो गया। एक साइकिल में क्या हो गया बेटा, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। इसमें जो पहला जो कंट्री ऑफ साउंड में आ जाएगा जो फ्रीक्वेंसी, क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, किसी भी वेव के द्वारा एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ साइकिल्स बनेगा, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स बनेगा उसे उस वेव का फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो लिखाएंगे अगली क्लास में, समझ रहे फ्रीक्वेंसी, द वेव है ना, द नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस बाय एनी वेव इन वन सेकेंड। कितना सेकेंड, इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी का स्टैंड क्या होता है, हर्ज होता है, ठीक है। और एक हर्ज बराबर क्या होगा, एक हर्ज बराबर एक साइकिल, मतलब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। और एक सेकंड में जितना ऐसा साइकिल बनेगा उतना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, जितना साइकिल होता है जितना हर्ज। अगला जो टॉपिक आएगा इसमें टाइम पीरियड, क्या आएगा, तो टाइम पीरियड किसको कहेंगे, ध्यान से देखना बेटा। एक सेकंड में कितना साइकिल बन रहा है उसे क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक साइकिल बनने में, एक साइकिल मतलब एक क्रेस्ट एक ट्रफ बनने में जितना समय लगेगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ साइकिल्स बनेगा वो उस वेव का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। लेकिन एक साइकिल बनने में जो समय लगेगा उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। और दोनों दूसरे का पॉइंट होता है, ए बराबर 1/t, टी बराबर 1/। अब ध्यान से देखना जी, ये जो क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो जहाँ से क्रेस्ट का शुरुआत हो रहा है, यहाँ शुरुआत हो रहा है, फिर अगला क्रेस्ट कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो ये दोनों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। समझ में आया? इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्या डिनोट करते हैं, लैम्डा। ये एक प्रकार का दूरी है, एक प्रकार क्या है, इसका एस क्या हो जाएगा, मीटर। इसका एस क्या हो जाएगा, मीटर। लेकिन ये चूंकि जैसे हम बोल रहे हैं, देखो जी हम बोल रहे हैं ना, तो अगर साउंड वेव बन रहा है तो वेव बन रहा होगा ना, प्रोपागेट भी कर रहा है ना, तुम्हारे पास पहुंच रहा है ना, तो कने ऐसे इतना लंबा लंबा दूरी जा रहा है, दिख रहा है तुमको, लेकिन बन रहा है, ये जा भी रहा है तुम्हारे पास। तो ये जो दूरियां जो बनती है साइकिल का, इतना छोटा होती है जब हमारे खुली आंखों में दिख, वो बहुत छोटा होता है। इसलिए वेवलेंथ को जनरली 10⁻10 मीटर में नापते हैं, बहुत छोटा होती है हमारे खुली आंखों से। इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, या तो नैनोमीटर, एक नैनोमीटर और 10⁻9 मीटर। तो इतना छोटा होता है कि एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर में उसको नापते हैं। तो वेवलेंथ किसे कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। यहाँ से यहाँ, या तो यहाँ से यहाँ, या तो यहाँ से यहाँ, दो लगातार क्रेस्ट का, ये दो लगातार ट्रफ के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, वैसा उल्टा बाई, और इसका ऐसा होता है मीटर। लेकिन चूंकि इतना छोटा होता है कि हम जनरली इसको एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। अगला चीज आता है वेलोसिटी ऑफ द साउंड, है ना। क्या साउंड आता है, वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ध्यान से देखना, हर चैप्टर पढ़ाए होंगे तुमको। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही पढ़ा है ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन, यहाँ पे
ये दूरी डिस्प्लेसमेंट जो क्या कहते हैं लैम्डा कहते हैं, और इतना मिलके एक साइकिल हुआ कि नहीं, और एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं टाइम। तो लैम्डा में अगर टी से भागा लगा दें तो आपको वेलोसिटी आ जाएगी नहीं आ जाएगा, ये हो गया तो वेलोसिटी ऑफ टाइम लैम्डा अपॉन टी। और उधर देखो 1/t को क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो देखो लिख सकते हैं ना v बराबर लैम्डा इंटू 1/t, तो 1/t को हटा देते क्या हो जाएगा v बराबर f इंटू लैम्डा, साउंड का फार्मूला हो गया। फ्रीक्वेंसी को कहीं कहीं f से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं n से डिनोट ऐसा डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं ऐसा v से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को 3 लेटर से डिनोट करते हैं, हम f से करते हैं ताकि तुम इजीली समझ सको, f से बड़ी फ्रीक्वेंसी हो गया, कहीं कहीं n ऐसा n लंबा पाई से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं v से डिनोट किया जाता है। तुम्हारी किताब में देखना कैसे करता है, समझ रहा है? तो दिक्कत अब एक अगला जो कैटिक साउंड होता है उसका नाम है पिच। क्या नाम है पिच। पूछेगा है ना, किसी में साउंड का क्वालिटी किसी पे डिपेंड करता है, तो बोलना पिच पर। क्या पे पिच, PITC पिच। अब पिच किसे कहते हैं, जिस भी साउंड वेव्स का जिस भी साउंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसको पिच हायर होगा। पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। द साउंड वेव विच हैव हायर पिच, इन्होंने हैव हायर फ्रीक्वेंसी विच हैव हायर पिच, और द साउंड वेव विच हैव लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच। अब पिच डिसाइड द श्रिलनेस ऑफ द साउंड। कोई आवाज मधुर होगा, कोई कर्कश होगा। लड़कियों का आवाज ज्यादा बेहतर होता है लड़कों से, सारे लाइक होता है ऐसा होता नहीं, लेकिन किताब के अनुसार यही होता है। लड़कियों का आवाज लड़कों का आवाज इससे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लड़कियों का आवाज का पिच ज्यादा होता है लड़कों की आवाज का। ठीक है, कोई दिक्कत? इसलिए उसको सुनने में लड़कियों का आवाज सुनने में कितनों कर्कश बोले, कितनों डाइन है, लेकिन फिर भी आवाज जवाब मिला जुला के लड़का का आवाज बढ़िया होता है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का साउंड में पिच क्या होता है, किताब के अनुसार ज्यादा पिच होता है। लेकिन हाँ, तुम लोग में एक चीज और अथी है, लड़कों का आवाज में देखो अगला जो वर्ड होता है उसमें एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, देख रहा है क्रेस्ट है ना, क्रेस्ट के एक साइकिल का जो हाफ साइकिल है ना, यहाँ के मिड पोजीशन से मैक्सिमम जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, और एम्पलीट्यूड पे डिनोट करता है लाउडनेस ऑफ द साउंड। कौन साउंड कितना तेज होगा कितना कम होगा जिस पे डिपेंड करेगा। लड़कियों का साउंड में लाउडनेस कम होता है, लड़कों का साउंड में लाउडनेस ज्यादा होता है। हम लोग का आवाज हम बोलेंगे तेरे को रोड पे सुन के पड़ रहा है, अरे को बोलेगा खुद बोलता है खुद भी नहीं सुनता है। अगर कहीं से अंदर आ जाए ना तो अपने बोले अपने भी सुन नहीं पाता है। तो उन लोगों का क्या होता है, लाउडनेस बहुत कम होता है, समझ आया, लेकिन पिच ज्यादा होता है। अंडरस्टैंड? बाकी अगले क्लास में करेंगे, यहाँ तक हम अगर कल हम दिखा देंगे। उम्मीद समझ में आ गया, समझ गया बेटा? प्रोपगेशन ऑफ साउंड्स, क्वालिटी ऑफ साउंड्स। ठीक है।